तो कैसा माहौल चल रहा है? गर्मी तो अब कम हो गई है अभी ठंडी अभी हाँ भाई, आवाज आ रही है प्रॉपर? अच्छा देखो, आप लोगों को बातें बताते हैं और पढ़ाते हैं, है ना? आप लोगों से बात नहीं की थी, मैं भूल गया था बताना आप लोगों को, ठीक है? तो वो बात बता देता हूँ। वैसे मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू बता दिया है, ठीक है? हाँ, कल बताना भूल गया था, 2 में बता दिया था। आप लोगों के लिए हम लोग पिछले 15-20 दिन से ये कर रहे थे कि अब सिलेबस किनारे की ओर जा रहा है। अब बच्चे करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो ये हुआ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में वो मतलब बच्चों के पास मजा नहीं आता है, हाँ, फील थोड़ा कम आता है। ऊपर से मान लो वो क्वेश्चन फिर से करने हैं तो वो कैसे ढूंढता होगा हम लोग को भी नहीं पता है। तो ये हुआ कि यार कुछ ऐसा करो कि ज्यादा हेल्प हो पाए। तो हम लोगों ने 20 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज, 3 पार्ट टेस्ट 11th, एक फुल टेस्ट, 3 पार्ट टेस्ट 12, एक फुल टेस्ट और 12 फुल टेस्ट की टेस्ट सीरीज आप लोगों को, जो भी वेदांतु के बच्चे हैं, ऑफलाइन के बच्चे, उनको फ्री दिए, फ्री कराई जाएगी। आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने। जिसके हम लोग ऑनलाइन में जो AITS 2.0 के 1800 रुपए लेते हैं वो फ्री है, मगर वो टेस्ट अलग है, ये टेस्ट अलग है। ये अब बनेंगे पूरे वेदांतु में, ओवरऑल इंडिया कराने की बात चल रही है। चल क्या रही, मतलब फाइनल कर दिया है हम लोगों ने कि सारे बच्चे दे जैसे आपकी रैंक आए। अब बस हम लोगों को एक और टारगेट करना है कि इसको मंथन से लिंक करना है। जैसे मंथन का बच्चा भी दे, मंजिल का बच्चा भी दे, जैसे क्या है कि वो मास बढ़ जाए तो आपकी अपनी रैंक और अच्छी लगे कि 50,000 बच्चों में कहाँ रैंक आ रही है, 60,000 बच्चों में कहाँ रैंक आ रही है ना? तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा एक। हाँ, इसी वजह से सोच रहा हूँ कि उनको कैसे किया जाए, कर कैसे दें, वो भी तो दिक्कत आ रही है। तो उसको चलो हम लोग का काम है, वो हम लोग कुछ करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उस प्लानर को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। देखो, कभी ना कभी हमें सीरियस होकर पेपर देना पड़ेगा। आप भी जानते हो कि अभी आप पेपर देते हो मगर सीरियस होकर इतना नहीं देते हो। आप पेपर देते हो, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, मगर वो सीरियसनेस के साथ पेपर नहीं देते कि नहीं साला कुछ भी हो जाए 680 नंबर लाऊंगा, पेपर चाहे जहां से बने हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि 680 नंबर 650 नंबर लाएंगे एनी हाउ। उस लेवल की अभी सीरियसनेस हमारी नहीं है। और उसके पीछे कई रीजन है। उसके पीछे एक रीजन हम लोग भी है कि यदि बच्चा 8 घंटे यहां पढ़ता है और यहां पढ़ने के बाद यहां के क्वेश्चन भी करेगा, उसके बाद उसको कितना टाइम मिल रहा है कि उस संडे या उस टेस्ट की तैयारी कर पाए। भाई यदि 8 घंटे यहां पढ़ता है और यहाँ के जो पढ़ाया टीचरों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, उसको यार घर में जाके तो करेगा ही ना। तो 4-5 घंटे उसमें लग गए, तो उसके बाद टाइम ही कितना बच रहा है? 2 घंटे, 2.5 घंटे। ये सीरियस बच्चे के लिए बता रहा हूं कि 2 घंटे बच रहा है, नहीं तो टोटली 4 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे में वो कितना प्रिपरेशन करे और कितना उस टेस्ट को सीरियस लेके पेपर दे पाए, तो वो लेवल ऑफ सीरियसनेस थोड़ा कम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, लेवल ऑफ सीरियसनेस बढ़ाई जाए और साथ साथ में वो काम दिया जाए जो बच्चे कर पाए। यदि आप उस प्लानर को देखोगे तो हम लोगों ने पार्ट टेस्ट दूर दूर रखे हैं। हर संडे एक पार्ट टेस्ट है, 23 फरवरी से स्टार्ट है, 23 फरवरी से स्टार्ट है और हर संडे एक पार्ट टेस्ट है। पार्ट टेस्ट जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद देखना हफ्ते में 2 फुल टेस्ट है, फिर हफ्ते में 3 फुल टेस्ट है। मगर पार्ट टेस्ट में हम लोगों ने बड़े गैप रखे हैं। उसका रीजन है, देखो 84 टेस्ट है। जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो बिना डाटा कुछ बनाते ही नहीं है, आपस में डिस्कस करते हैं, तरुण सर है, MD सर है, मैं हूं, ठीक है, डिस्कस करके इन लोगों को देते हैं कि ये काम है, ऐसे करना है।
तो देखो हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो क्यों किया, हम लोगों ने देखा कि 84 से 85 चैप्टर है सारे मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब यदि हम पार्ट टेस्ट कम लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 84 का आधा 11th मान लो, आधा 12th मान लो, लगभग किसी में 11 ज्यादा होगा, किसी में 12 ज्यादा होगा, तो लगभग 50-50, तो 42 चैप्टर होते हैं। अब यदि हम 2 पार्ट टेस्ट में 11th कराते हैं तो उसको यार 21 चैप्टर तैयार करके जाने हैं एक हफ्ते में। 21 चैप्टर तैयार करके जाना टफ होगा, क्योंकि 23 तक सिलेबस लगभग सबके खत्म होंगे, या किसी किसी के रह गए होंगे तो 4 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, मगर फिर भी उसके लिए टफ होगा। 21 चैप्टर एक दिन एक हफ्ते में तैयार करने का मतलब उसको पर डे कम से कम 3 से 4 चैप्टर तैयार करना है। तो जब 3 से 4 चैप्टर का प्रेशर रहेगा, वो बात अलग है कि उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 10 घंटे रहेंगे, क्योंकि 23 से पहले उसके बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस खत्म हो गए होंगे, मगर कुछ सब्जेक्ट के कुछ बच्चे भी होंगे, छोटे मोटे 1-2 टॉपिक, तो वो करेगा कैसे? तो हम लोगों ने पार्ट टेस्ट इसलिए 3 कर दिए कि उसके पास हफ्ते में 10 से 11 चैप्टर रहे, और आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम मिले, 10 घंटे से लेकर 14 घंटे तक। यदि क्लासेस नहीं चल रही हैं तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए आराम से 12 से 16 घंटे हैं। आप बस अपने मन को कंट्रोल रखना, क्योंकि मन बहुत खराब चीज होती है, वो कभी अच्छी बात नहीं बताता है, मेरा तो नहीं बताता है, ठीक है? हाँ, मन हमेशा खराबी बात बताता है, दिमाग को बस यूज करना होता है। मन कहता है देर तक सो, मन कहता है कोई पैसे की गड्डी दे जाए तो हम आराम से उड़ा सके, है ना? मन तो यही फर्जी चीजें कहता है, दिमाग फिर समझाता है नहीं बेटे ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ मन कहता है, मगर इसके लिए मेहनत लगेगी। तो आप लोग अपने मन पे कंट्रोल रखना, सुबह उठना, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, मतलब जैसा भी आपका शेड्यूल हो, मगर 16 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूर रहे। ऐसा ना हो कि उस समय तुम लापरवाह हो जाओ, क्योंकि वही समय है अपने को पिक करने का। अभी देखो आप कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मगर वो एक रिदम है। अब वो लास्ट के जो होते हैं ना, एक मैराथन 5,000 मीटर वाली होती है, तो 5,000, 10,000 वाली मीटर की मैराथन में 80% डिस्टेंस नॉर्मल वॉक से सभी लोग चलते हैं। फिर जब लास्ट के 500 मीटर, 800 मीटर रह जाते हैं तो सब अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, और स्पीड बढ़ा के फिर पता चलता है कि विनर कौन है। वही प्रिपरेशन है। अभी आप सब लोग नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे कि हाँ 8 घंटे क्लास करी, 4 घंटे 5 घंटे सेल्फ स्टडी करी, 8 घंटे क्लास करी, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करी। अब वो जो मैराथन में लास्ट वाला स्टेप है, अब वो आने वाला है कि जब तुम 15 घंटे 12 घंटे खुद की सेल्फ स्टडी करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये चैप्टर मुझे रियलिटी में आता है, इस चैप्टर में ये सब टॉपिक मुझे नहीं आता है, इस चैप्टर का ये सब टॉपिक मेरा वीक है, यार ये सब टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है। तब तुम उन चीजों को रेक्टिफाई करोगे, मतलब जो कमियां हैं सुधारोगे, और पूरी ताकत से जाकर टेस्ट दोगे। अभी तुम्हारी ताकत कितनी है? सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट, ये हमारी ताकत है टेस्ट देने की, इससे ज्यादा नहीं। किसी किसी की थर्सडे नाइट भी है कि चलो हम 3 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, हाँ पूरा सैटरडे है, और किसी किसी का है बस चलो चलते हैं, आज देखते हैं कि सुबह पूजा करके आया हूं कितना मिलेगा, बी मारा, सी मारा, डी मारा, फिर आगे बी मारा, सी मारा, डी मारा। तो ये, तो वो सीरियसनेस का लेवल उसी टाइम लगेगा, तो उस समय आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। यहाँ क्या डेली है, डेली हम कुछ समझा देते हैं, हम नहीं समझाए आज पढ़ाने लगे तो एमडी सर ने समझा दिया, एमडी सर ने नहीं कुछ समझाया तो तरुण सर ने समझा दिया, और हम लोगों ने नहीं समझाया तो फिजिक्स वाले सर, बीएन सर ने समझा दिया, किसी ना किसी ने मतलब थोड़ा सा गाइड कर ही दिया। तो थोड़ी सी जो ज्वाला है अंदर से, जो आग है, वो फिर से जल जाती है, फिर से जल गई, फिर तुमने मेहनत की, फिर बुझने लगी, तब किसी ने फिर समझा दिया, फिर थोड़ा जल गई, मगर उस समय आग जलाने वाला कोई नहीं होगा, तो खुद आग जला के रखनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा कि नहीं हम 15-16 घंटे पढ़ें। तो यार इसको पूरी जान लगा के फॉलो करो, ये आपके लिए कराई गई है, और इसीलिए कराई गई है कि जब हम लोग उस समय आपके साथ नहीं होंगे तो आप लोग, ठीक है, ये नहीं समझ पाओगे कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आप कहोगे यार 8 घंटे पढ़ तो रहे, मगर 8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, 8 घंटे पढ़ने के साथ साथ नंबर लाना जरूरी है। तो आपका जब एक टारगेट रहेगा कि नहीं यार इस टेस्ट में हमें 650 से ऊपर लाने ही है, हर टेस्ट में चाहे कुछ भी हो, हर टेस्ट में हमें 650 लाने हैं, तो उस टारगेट के साथ आप पूरे दिन रात लगे रहोगे। आपके पास पता भी होगा कि यार हर हफ्ते हमें 11-12 चैप्टर खत्म करने हैं। जब सारे पार्ट टेस्ट हो जाएंगे
तब आपका इसका मतलब सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो गया, आपकी आंखों से निकल गया, बहुत अच्छे लेवल पे निकल गया। अब फुल टेस्ट पे आओ। और आप लोगों को बता दूं, वो पेपर जब घर ले जाओगे तो क्या करना है उसके अंदर, ऐसा नहीं ले जा कहीं किनारे लगा दिया, एक फाइल बना लेना, और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए हैं यहां से जाने के बाद, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं या जो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, उन पर एक चिन्ह बनाते चले जाना। वो आप कुछ भी बना लो, ट्रायंगल, सर्किल, कट, जो भी आपको सही लगे, है ना। हाँ, दिल बना लो, कोई बात नहीं, अब वही है तो वही बनाओगे उसको बना लो, ठीक है। अब आपको जब भी रिवीजन करना हो, वो क्वेश्चन आप पेपर से पहले, वो क्वेश्चन आप पेपर से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वो है जो तुम्हें नहीं आते थे इतना पढ़ के जाने के बाद भी। इसका मतलब या तो उसमें मैंने सिली मिस्टेक की, या मैं उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाया, या वो कॉन्सेप्ट अभी भी मेरा वीक है। तो हमें अपने वीक को सुधारना है ना, स्ट्रांग को थोड़ी सुधारना है, वो तो पहले सुधरा है। तो वीक वाला हमें पता कैसे चलेगा? तो वो जो हमारे 200-300-400 क्वेश्चन पूरे 20-25 टेस्ट में बनेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट हमारे खराब होंगे। और जब उन क्वेश्चनों को बार बार लगाओगे तो अगली बार जब वो पेपर में उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, सेम तो नहीं आएगा, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, तो तुम कर पाओगे, तो नंबर भी इंप्रूव करेगा और साथ साथ में आपके सब्जेक्ट को भी इंप्रूव कर रहा होगा। तो जितने भी अब आगे से टेस्ट आए, उनमें ये सर्किल वाला काम करते जाओ कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनको हमें फिर से लगाने हैं। उसके लिए वो पेपर संभाल के रखो और उनके सोल्यूशन की एक कॉपी बनाओ। मान लो क्वेश्चन नहीं लिखते हो, टाइम इतना नहीं है, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन लिखो फिर सोल्यूशन लिखो, नहीं है तो उनके सोल्यूशन की एक कॉपी बना लो कि भाई पेपर नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, इसका सोल्यूशन ये। कि मान लो उस समय तुमने किया, सोल्यूशन नहीं आया, तो अब ढूंढोगे किसको? हमको ढूंढोगे, कहां से लाओगे? ठीक है, ऑनलाइन लाओगे, तो ऑनलाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व करना बता देते हैं, मगर तुमने पढ़ा किसी तरीके से, सॉल्व किसी तरीके से हो रहा है तो भी कंफ्यूजन आता है। तो आपने एक बार सॉल्व कर रखा है तो उससे देख लिया, नहीं तो फिर ऑनलाइन तो देख ही लोगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आप अपने नंबर को इंप्रूव करोगे इस तरह से, सभी लोग उसको सीरियस लोगे। इसी वजह से उसका प्लानर मैंने आपको अभी दिलवा दिया है। जैसे आप अपने टारगेट, मैंने तो इनको कहा था हर रूम पे लगा दो, मगर चमन्नी वाला भी काम करते हैं हाँ, मतलब भाई इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चे को दिखता रहेगा ना, तो एक अंदर से आता है कि यार पेपर है यार। आप इस प्लानर को लेके अपने जो भी आपकी टेबल है, हॉस्टल में जहां पर भी रहते हो, एक प्लानर को प्रिंट आउट निकलवा के चिपकाओ, हाँ, और उसको देखो। देखो माहौल का खेल होता है। आप सभी अभी देखना कॉलेज में पहुंच जाओगे, कॉलेज की पढ़ाई टफ होगी, मगर हंसते खेलते सब पास होगे, क्योंकि वो लेवल इतना हाई हो चुका होता है, तो उस माहौल में तुम ढल जाते हो। सारा खेल माहौल का होता है कि आसपास उस तरह का माहौल होगा ना, तो अंदर से फीलिंग भी वैसे ही आती है। खेल का माहौल चल रहा होता है, कोई पढ़ाई की बात कर दे तो मार बैठते हो, क्योंकि माहौल वहां अलग है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते हो, मगर माहौल अलग क्रिएट है और तुम बीच में घुस गए दूसरे माहौल के साथ, है कि नहीं? तो जब माहौल बना रहेगा पढ़ाई का, तो आप उसमें उस रिदम में भागते जाओगे। क्यों? इधर देखा तो भी टेस्ट लगा है, इसका मतलब करना है, उधर देखा तो भी टेस्ट लगा है, इसका मतलब करना है। तो अंदर से कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नहीं यार इसको निपटाना है, इसको करना है ना। कोई चीज ना आए तो आपस में डिस्कस करो, टीचर से पूछो, मगर गिव अप मत करो, हार ना मानो। तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। और ये जो 3 महीने हैं यही है जो रिजल्ट बनाएंगे। हाँ, तो आप लोग 400 नंबर, 500 नंबर, 300 नंबर ये जो ला रहे हो, इनको पिक करने का समय आ गया है। जिनके 600 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे, उनको कम नंबर पिक करने, दूसरों को ज्यादा नंबर पिक करने। मगर वो सब पिक हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम ही मेन होता है, लास्ट का टाइम ही मेन होता है। तो आप लोग ताकत लगाइए, दिक्कत आएगी हम लोग हैं। आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि कुछ चीज छूट जाएगा, आपको सारी चीजें कराएंगे। यदि आप लोग देखोगे तो आज मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर कि मैक्सिमम सब टॉपिक कौन है जहां से पेपर आता ही आता है, उसकी भी मैं लिस्ट दूंगा। अभी उसमें आधी लिस्ट है, क्योंकि 2-3 दिन से रात में ही बना रहा था वो, तो उसकी लिस्ट अभी अच्छे राइटिंग में नहीं बनाई है। नहीं, सोता हूँ खूब हूं मैं कल 2:30 बजे सोया हूं और 9:30 बजे उठा हूं। मैं अपनी 6 घंटे की नींद लेता हूं। अब सोने का ये नहीं है कि नहीं 12 बजे सोऊंगा, बस 6 घंटे लूंगा, चाहे जब सोऊं। और मैं काम निपटा के सोता हूं, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के काम करूंगा ना, टेंशन वाला कोई काम नहीं। सुबह तो मस्ती से उठूंगा, आप रात में 3 बजे तक करा लो। मैंने 2:30 बजे तक काम किया, ठीक है। ये वीडियो मैंने बनाया 12 बजे के आसपास, रात में 11:30-12 बजे बनाया।
फिर उसके बाद आपका क्यूएसडी प्राइम वाला थोड़ा काम रह गया था, कुछ चैप्टर भेज दिए थे, कुछ की आंसर की रह गई जी, कुछ की आंसर की बनाई, 2:30 बजे आराम सोया। क्यों? सुबह पहुंचना तो मुझे यहाँ 10:30 बजे, मगर यदि मैं सोचूंगा कि 7 बजे उठ के फिर मैं काम करूंगा, फिर नहा धोऊंगा, फिर पहुंचूंगा, तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी ऐसी है कि वो नहीं करेगी, तो मैं करूँ क्यों? तो मैं आराम से रात में देर से सोना पसंद करता हूँ कि ठीक है सारा काम निपटा के देर से सो जाओ। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि सुबह उठ के ये काम करना है, आराम से उठूंगा, तैयार हूंगा, चलाऊंगा। तो बस वही मैंने किया, आराम से उठा, तैयार हुआ, चलाया। आपको मैं ये आपके यहाँ क्लास हमेशा ऐसे ही आता हूँ, इतना ही काम होता है, उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना, चले आना। उससे पहले सारा काम रात में निपटा के रखता हूँ, क्योंकि सुबह काम होगा नहीं, मुझे पता है दोनों चीजें आसपास आ जाएंगी तो मजे में काम हो नहीं पाएगा, वो प्रेशर टाइप में हो जाएगा कि अरे आधे घंटे में निपटाना है क्योंकि क्लास के लिए जाना है। अब मान लो वो काम में अभी थोड़ा टाइम लगना है, तो आधे घंटे में निपटेगे कैसे? तो या तो छूटेगा वो, या फिर खराब काम करूंगा, तो दोनों तरफ से नुकसान है। छूट गया तो यार काम छूट गया, और खराब कर दिया तो फिर मेहनत का रिवार्ड नहीं मिला, कि जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आया। तो इसलिए रात में ही निपटा देता हूं मैं। अब बात आ जाती है चैप्टर की, कि आज हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो आज हम लोग रिडॉक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटे, लास्ट वाला रिवीजन कैसे करें, है ना। देखो हर सब्जेक्ट का, अच्छा आज पीपीटी नहीं थे तो ये लगवाइए, कोई नहीं, इसको पहले डिलीट कर दूं, नहीं तो कोई कहेगा ये कौन सी पीपीटी है। हाँ अच्छा, अब इस बच्चे को देखो रिवीजन कैसे करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री का बता देता हूँ, बायोलॉजी और फिजिक्स का रिवीजन, फिजिक्स का भी लगभग बता दूंगा, ठीक है। देखो केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको रिवाइज करने हैं सीएचडी वाला पोर्शन। मैंने हैंड रिटन सीएचडी का भी किसी ना किसी टेलीग्राम पे डाल ही रखा है, वैसे आप वाले पे एक साथ सारे डाल देता हूँ, सारे चैप्टर फिर से डाल देता हूँ, ठीक है। आप उनको रिवाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पे तब जाओ जब आपको वो कॉन्सेप्ट ना आते हो, तब आप नोटबुक खोलो, पूरी थ्योरी पढ़ो, नहीं तो उनको रिवाइज करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन फंस जाए उनसे कॉन्सेप्ट सीख लो कि अच्छा इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेरा वीक था, या इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका सर ने कैसे बताया है, तो आप उससे जाओ। पूरे सीएचडी याद होंगे तो पूरे फार्मूले याद होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट याद होंगे, क्योंकि उसमें मैं लिखता ही दो चीज हूं, फार्मूले, कॉन्सेप्ट, की पॉइंट। हर हेडिंग के नीचे के की पॉइंट लिख लो, ठीक है, उसमें यही लिखे हैं, फार्मूले लिखे, कॉन्सेप्ट लिखे, की पॉइंट लिखे, उनको आप ध्यान रखो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जो क्वेश्चन ना हो पाए उनको मैंने जो बताया है सर्किल करते जाओ। दूसरे राउंड में हमें उन्हीं क्वेश्चन को करना है, सबको नहीं करना है। हमें वो क्वेश्चन करने जो पहले राउंड में मेरे से नहीं हुए, उन क्वेश्चन को करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे करो। ऑर्गेनिक के लिए क्या करो, एक सीट बना लो। एक सीट में जैसे मैंने आज बताया है, आप ये चेक करो तो कन्वर्जन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ए से बी बनाते हो, बी से सी बनाते हो, डी बनाते हो। आप आराम से चेक करो, हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं। टोटल ऑर्गेनिक से 16 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। अब उसमें देखना 3 ये आ गए। फिर नेम रिएक्शन चेक करो। एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन देखो 24 से 32 के बीच में, उनसे क्वेश्चन आ रहा है 1 से 3, एक आता है, 2 आता है, या 3 आता है। आप जीओसी वाला पूरा चैप्टर उठाओ तो जीओसी से 2 से 3 क्वेश्चन बनना है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। भाई मान लो कहीं जेडन एचजी ऑब्लिक एचसीएल पड़ा है तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है। KMnO4 यूज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में यूज हो रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन टेस्ट पर बेस्ड। मतलब 16 में से 8-9 क्वेश्चन तो इन्हीं 5 हेडिंग से आ रहे हैं। टेस्ट, हाँ टेस्ट कौन से हुए कि हाँ भाई फेलिंग सोल्यूशन कौन दे रहा है, टॉलरेंस रेजेंट कौन दे रहा है, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट किसके पास हो रहा है, प्राइमरी अमीन के कौन से टेस्ट है, फिनॉल के कौन से टेस्ट है, कि भाई फिनॉल और अल्कोहल दे दिया तो बताओ इसमें कैसे पता चलेगा कि फिनॉल कौन है, अल्कोहल कौन है। इस तरह से कि एल्डिहाइड ये देता है, कीटोन ये नहीं देता है। इस तरह के जो हमारे पास 10-15 टेस्ट है, उनसे एक क्वेश्चन है, आप पेपर चेक करो, ठीक है। तो इन चीजों की सीड बना लो। जैसे नेम रिएक्शन लिखी, नेम रिएक्शन में कितनी चीजें हमें चाहिए, आपने एक कॉपी बना ली, छोटा सा मतलब शॉर्ट नोट जिसको कहते हो आप। नेम रिएक्शन लिखी, बैलेंस, बैलेंस नेम रिएक्शन लिखना है। उससे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, 1 मोल इथाइल अल्कोहल कितने मोल प्रोडक्ट बनाएगा।
अब कॉफिशिएंट पता नहीं है तो फंस जाएगा। जैसे मैंने कहा यार एक काम करो, ठीक है, आप रीमर टीमर रिएक्शन ले लो। अब उसमें कितने मोल बेस यूज होंगे? हाँ, जेई में तो 2-3 बार घुमा घुमा के पूछ चुका है। तो कितने मोल बेस यूज होंगे? अब कितने मोल बेस यूज होंगे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसकी मैकेनिज्म ना पता हो, या फिर हमें उसकी बैलेंस इक्वेशन ना पता हो। तो यदि बैलेंस इक्वेशन पता है तो आपको पता चल जाएगा कि एक मोल में कितने मोल लगेंगे बेस के, नहीं तो मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हमने नेम रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन लिखी, फिर उसमें इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है, जैसे मान लो रीमर टीमर रिएक्शन है तो उसका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बीन, तो लिखा इंटरमीडिएट इसका कार्बीन है, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट मेजर है, ये माइनर है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें रेट डिटर्मिनेशन स्टेप ये है, मतलब उसके छोटे छोटे की पॉइंट, बस। इसी तरह दूसरी नेम रिएक्शन, उसके छोटे छोटे की पॉइंट, तीसरी नेम रिएक्शन को रिवाइज करते जा रहे हैं। या तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, या वो रिएक्शनों में बीच बीच में यूज हो रही होती है। बिना नेम रिएक्शन से क्वेश्चन वो बनाते ही नहीं है, आप चेक कर लेना, ठीक है। या तो डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन डाल दिया, कैनिजारो पे क्वेश्चन डाल दिया, जैसे लास्ट ईयर कैनिजारो पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कि बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, उस पर 50% क्यूएच डाला है, क्योंकि मैंने तो अभी पीछे 3 दिन में ही सब पढ़ा है ना, तो उसके कर दिए। तो आप नेम रिएक्शन की एक सीट बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, और उसके थोड़े से की पॉइंट, बस, बहुत सारे नहीं। और ये सब एनसीईआरटी के करना, क्योंकि बुकों में बहुत उल्टे सीधे दिए, मगर वो यूज भी हो रहे हैं कि नहीं, तो जो एनसीईआरटी में यूज हुए वो, और टीचर ने वही पढ़ाए होंगे जो एनसीईआरटी में यूज हुए, एक आध ऊपर नीचे पढ़ाया होगा, ज्यादा वो दायरा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि फर्जी चीज क्यों पढ़ाए जो आनी नहीं है। तो एक सीट आपने नेम रिएक्शन की बनाई, एक सीट आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बनाई, ठीक है, और एक सीट आपने कन्वर्जन के क्वेश्चन कोई पेपर में नहीं होते कि माई ये बुक में कन्वर्जन के क्वेश्चन है, तो 70-80 या 100 क्वेश्चन कन्वर्जन के करने जरूर है। तो एक सीट उसकी होनी चाहिए आपके पास, कि कहीं से देखो, या सर से बोल देना जो कन्वर्जन की, हाँ तो उससे उठा लो, नहीं तो बीटी सर से बोल देना, आपके बैच में बीटी सर पढ़ाते हैं ना ऑर्गेनिक, तो बीटी सर से बोल देना, ठीक है, कन्वर्जन की एक सीट दो, क्योंकि कन्वर्जन लगाओगे तब दिमाग खुलेगा। एक सीट बना लो टेस्ट की, भाई ये फेलिंग सोल्यूशन है, एल्डिहाइड में ये करेगा, कीटोन में ये करेगा, ये टॉलेंस रेजेंट है, एल्डिहाइड में ये करेगा, कीटोन में ये करेगा, ठीक है, ये लुकास रेजेंट है, इससे रिएक्शन करता है और ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम बढ़ते चले गए, जो भी हमारे टेस्ट हैं, जितने भी बेसिक टेस्ट हैं, कि हाँ भाई ये टेस्ट ये करता है। तो एक सीट नेम रिएक्शन की हो गई, एक सीट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की हो गई, एक सीट मतलब ये शॉर्ट नोट्स चल रहा है, ठीक है। एक हमारा हो गया टेस्ट का, कि हाँ भाई टेस्ट की ये इस तरह से चल रही है, टेस्ट की हमारी बन गई, ठीक। अब फिर बाकी क्या है, जैसे SN1 SN2 है, E1 E2 है, इनके तो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, मगर ये ज्यादा रट्टा मारना है, क्योंकि ये पेपर में आना ही आना है, ये पेपर में आना ही आना है। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि हाँ यार ये चीज हमारे हमारे दिमाग में हमेशा है, क्योंकि ये पेपर में कन्वर्ट होगी। तो ऑर्गेनिक रिवीजन ज्यादा मांगेगी, रिवीजन भी ज्यादा, क्वेश्चन भी ज्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब तुम गलत करोगे तो भी आंसर मैच करेगा। जैसे फिजिकल में क्वेश्चन गलत किया तो आंसर कम मैच करता है, रेयर होता है कि मैच करता है, वो बस मैच ही नहीं कर रहा होगा, तो हमें आइडिया लग जाता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। ऑर्गेनिक में आइडिया नहीं लगता, आप गलत करके जाओगे तो भी आंसर मैच कर रहा होगा, जैसे गलत मैकेनिज्म लगाई तो भी आंसर आ रहा होगा, तो वहां पर निगेटिव के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको रिवीजन भी ज्यादा करना है और क्वेश्चन भी ज्यादा करना है। जैसे फिजिकल में क्वेश्चन सबसे ज्यादा करना है, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन भी करने हैं, रिवीजन भी करना है। और इनऑर्गेनिक के भी इसी तरह शॉर्ट नोट, इनऑर्गेनिक का पेपर उठाओ तो केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक से 10 से 13 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आधा पेपर आ जाएगा, आप चेक कर लेना। तो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तो सेफ ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन एक आउट होता है, एक क्वेश्चन एमओटी से आउट होता है, 2 क्वेश्चन तो पोर्शन आउट ही है, एमओटी का एक क्वेश्चन हर बार आता है और सेफ ज्योमेट्री इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो 2 क्वेश्चन तो आउट होते हैं, एक क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा होता है, 3 के आसपास आ रहा होता है, तो कभी डाइपोल मूवमेंट से आ गया, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ गया, ठीक है, इनमें से किसी हाइडिंग से आ गया, या कभी सिग्मा पाई निकालने को पूछ लिया, जैसे 2 साल से लगातार सिग्मा पाई काउंट करने को बोल रहा है, तो अब चाहे वो ऑर्गेनिक में कर लो चाहे इनऑर्गेनिक में कर लो, आता है मतलब। फिर इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन में चले जाओ,
तो कोऑर्डिनेशन में आईपीएससी से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि आईपीएससी से आ गया। उसमें भी शेप और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें से किसके पास जो है आउटर डी है, किसके पास इनर डी है, किसके पास मैग्नेटिक नेचर है, किसके पास नहीं है, किसकी ज्योमेट्री क्या है ना। तो वो सब निकलता उसी कॉन्सेप्ट से। तो एक वो वाला क्वेश्चन, एक आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन, कि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आता है। तो उन सबके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो। मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी केमिस्ट्री की कि कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे जो आज वीडियो डाला उसमें कुछ सब टॉपिक की लिस्ट दी है, बाकी क्या है मैंने जल्दी जल्दी लिखे तो वो हैंड राइटिंग साफ नहीं है। जो मैंने कॉपी दिखाई उसको एक अच्छे पेन पेपर पे लिख के फिर मैं टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे डाल दूंगा कि भाई ये सब टॉपिक आप जरूर पढ़े और ऐसे करें। मगर आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के आगे बढ़ते चले जाना है। टाइम बहुत है, धीरे धीरे करोगे चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। जो हम लोगों को काम करना है वो हम लोग करते रहेंगे। जैसे देखो टेस्ट सीरीज करा दी आपकी, क्यूएचडी प्राइम दे देंगे, तो ऐसा थोड़ी कहीं रुक गए, क्यूएचडी प्राइम के बाद भी लाएंगे कि हाँ अब क्या कराएं बच्चों को। बच्चों ने ये भी तैयार कर लिया, बच्चों ने ये भी तैयार कर लिया, तो अब बच्चों को ये तैयार कराते हैं। तो वो हम धीरे धीरे अपनी चीजें करते रहेंगे हम लोग। मगर आप भी डटे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और सिलेक्शन होगा। ऐसे ही बच्चों का होता है, कोई अलग से नहीं आते, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डिमोटिवेट मत होइएगा, आप अपना बेस्ट एफर्ट मार के आओ बस, कि हाँ यार हम डेली 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद, और जाके अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। पढ़ाई करते समय थोड़ा प्लान के साथ पढ़ाई करिए कि हाँ नंबर अचीव करने हैं, फोकस इस बात पे होना चाहिए। नंबर अचीव करने में सारे सब्जेक्ट का रोल आएगा। ऐसा ना हो कि दिल लगा के बैठे हो लड़कियों की तरह या लड़कों की तरह कि नहीं बस हमें तो फिजिक्स ही चाहिए, हमें तो बस केमिस्ट्री चाहिए, हमें तो बस बायोलॉजी चाहिए, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट नहीं आया तो बेकार है, क्योंकि हम तो रिजल्ट के लिए पढ़ रहे थे, कोई सब्जेक्ट के लिए थोड़ी पढ़ रहे थे। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है कि हाँ यार बायो में जो है 340 के आसपास या 340 के ऊपर नंबर जरूर आए, केमिस्ट्री में जो है 140-150 के ऊपर नंबर जरूर आए, फिजिक्स में 130-135 के ऊपर जरूर आए, तो केमिस्ट्री में 150 के ऊपर जरूर आए, फिजिक्स में 140 के ऊपर जरूर आए 140, और बायो में 340 के आसपास जरूर आए। उस हिसाब से करना है, क्योंकि बायो में आप 100% भी परफॉर्म कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% परफॉर्म करना काफी टफ होता है, ज्यादा ही टफ होता है, मगर बायो में हो पाता है। तो बायो में 340 नंबर आए, और वैसे मुझे लगता है 340 आ जाएंगे। अब यदि दोनों सर की आप नोटबुक पूरी अच्छे से याद करके, या मतलब जो भी उन्होंने पढ़ाया करके बैठे हो तो ठीक है, तो उसमें 340 आ जाएंगे। बस अच्छे से आप तैयार करके बैठे हो तो ठीक है। इसमें भी 150 आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन फिजिकल के आएंगे, 20 के 20 करके आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। सब कुछ वही आएगा जो पढ़ाऊंगा, करना आपकी जिम्मेदारी। 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 21 आएंगे, 20 आएंगे या 19 आएंगे, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ ऑर्गेनिक भी आएगी, इनऑर्गेनिक भी, उनको भी पढ़िए, उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको भी पढ़िए। जहां हेल्प की जरूरत होगी आपकी हेल्प पूरी की जाएगी। अब मैं पढ़ाने पे आ जाता हूँ, नहीं तो टाइम टॉपिक, हाँ बोलो बोलो टॉपिक की, इसका नहीं आज टॉपिक नहीं लिखे हैं, दिक्कत यही है। सब टॉपिक कह रहे हो ना? नहीं नहीं सब टॉपिक नहीं लिखे हैं आज, ठीक है ना। पीपीटी आज अभी अभी मंगवाई है, ऊपर से घर से मंगवाई है, यहाँ से नहीं। वो पीपीटी लाना ही भूल गया था, तो मैंने कहा कि पीपीटी जल्दी से मंगवाते हैं। वैसे पीपीटी की अपने की जरूरत नहीं रहती, मगर हाँ प्रिंटेड क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फॉर्म रहता है। तो चलो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आप हेडिंग लिख लो, सब टॉपिक जैसे आप कह रहे हो ना, तो लिखा देता हूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके सब टॉपिक लिख लो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के सब टॉपिक लिखो। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग इक्विवेलेंट वेट के बाद, ठीक है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। इसमें डिटेल में नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, वहां बस हेडिंग लिख के चले आए होंगे, नॉर्मलिटी। इसके बाद आप लिखिए एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ इसका सब टॉपिक है एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स
and type of redox reaction. Redox reaction and type of redox reaction. Balancing of redox reaction. Redox and type of redox reaction. Balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction. इसके बाद titration of KMnO4 K2Cr2O7. Titration of KMnO4 K2Cr2O7. KMnO4 and K2Cr2O7. ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये कैसे करना है, अब एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। रिडॉक्स से अभी तक जैसे पीछे देखा गया है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब से पेपर में 40% आ रहा है जैसे, तब एक क्वेश्चन पेड हो गया है, एक या दो, तो अभी एक आ रहा है। मगर यदि आप 2 साल पहले चले जाओ तो 0-1 था, क्योंकि 3 चैप्टर और भी थे, तब ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 0-1 चलता था। जब से 3 चैप्टर कटे हैं तो एक कंफर्म हो गया है कि एक आएगा ही आएगा। हाँ, चैप्टर छोटा है, हेडिंग बहुत सारी लिखाई है कि कितनी हेडिंग पढ़ानी है, मगर चैप्टर छोटा है, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लास्ट पेपर में 2024 वाले में 2 आए हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने को आई है, ठीक है, और एक शायद ऑक्सीडेशन नंबर का या कुछ और आया है। तो 2025 के पेपर और पिछले पेपरों में बहुत डिफरेंस है। उसका रीजन है 2025 का जो पेपर आया है उसमें केमिस्ट्री के 7 चैप्टर कम है, 3 तो फिजिकल केमिस्ट्री के कम है, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, 4 ऑर्गेनिक के भी 3-4 कम है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ठीक है, ये 3 इसमें कम हो गए। इनऑर्गेनिक के 3-4 चैप्टर कम हो गए। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, अंदर के जो कंपाउंड है वो गायब कर दिए गए, मेटलर्जी गायब कर दिया गया। तो 8 से 10 चैप्टर के आसपास कम कर दिए गए। तो क्वेश्चन किसी से 0 आ रहे थे, वो सीधा 1 पे पहुंच गया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी कम किए गए, क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं 50 के 50, तो नंबर चेंज हो गए कि जिससे 0 आ रहे थे उससे 1 आने लगे। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती थी, अब ये 1 से 2 हो गई, शिफ्ट हो गई कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा या 2। मगर 2023 के पहले वाले पेपर में देखो तो 0 भी मिल सकता है, क्योंकि वहां 10 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, और उन 10 चैप्टर में कुछ चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन आता ही आता था। सॉलिड स्टेट से फिक्स क्वेश्चन था, पॉलीमर से फिक्स क्वेश्चन था, इन्वायरमेंटल से फिक्स क्वेश्चन था। तो वो जो 7-8 क्वेश्चन बढ़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं तो 0 लगाना पड़ रहा था। अब मगर 7-8-10 चैप्टर कम हुए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक पक्का है, यदि कहीं इसमें 2 आएगा तो कहीं से एक कट हो रहा होगा, है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक हमेशा पक्का है। तो चलो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझिएगा। कोई भी एटम फ्री स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में, कोई भी एटम फ्री स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, रियल या इमेजिनरी, उसी को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। किसी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है, वो चाहे रियल हो या इमेजिनरी चार्ज हो, उसी को उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। किसी एटम के ऊपर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट है, वो एटम चाहे फ्री स्टेट में हो चाहे कंबाइंड स्टेट में हो, जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, तो पहले डिफिनीशन छापते हैं, है ना। टोटल रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट इन एटम इन ए कंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट, किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा हो या अकेले हो, जो भी उसके ऊपर चार्ज है। अब सिंपल फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, एटम के ऊपर
जो चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात खत्म हो गई। सिंपल फॉर्म में क्या याद रखना है, ये तो मान लो साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सजा के लिखा गया है। सिंपल फॉर्म में एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप जरा देख के बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो बस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जो भी चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। अब कोई एटम लिखा है न्यूट्रल फॉर्म में, तो यदि कोई एटम न्यूट्रल फॉर्म में लिखा है तो हमेशा 0 होगी, है कि नहीं? क्यों? इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? 0। तो यदि कोई एटम न्यूट्रल फॉर्म में लिखा है तो उसकी 0। बस ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? एटम की है। ऐसा ना हो मॉलिक्यूल लिखा हो तुम कह दो 0, जैसे वाटर लिखा है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट, तुमने कहा 0, न्यूट्रल तो लिखा है सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की नहीं है। एटम के ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मॉलिक्यूल की कहां चर्चा चल रही है। तो एटम के ऊपर कितना है? 0, तो 0 है। एटम के ऊपर कितना है? 0, तो 0 है। सिंपल सी बात है। तो इनके ऊपर 0 है तो हमने 0 लिख दी भाई, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। अच्छा, अब इन्हीं को मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये आयन बन गए। अब इसके ऊपर कितना है? +1, तो +1 है। अब इसके ऊपर कितना है? -1, तो -1 है। अब इसके ऊपर कितना है? -2, तो -2 है। सिंपल सी बात है। एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई नहीं है तो 0 है तो भाई लिख दिया, जो भी लिखा है जितना लिखा है उतना लिख दिया। देख लो आप, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो देखो ये मैंने लिखे थे इंडिविजुअल एटम, या तो वो न्यूट्रल फॉर्म में थे या आयन फॉर्म में थे, मगर मोस्ट ऑफ द एटम तो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में इसी चीज को कैसे करना है, तो देखो कंबाइंड फॉर्म में कैसे करना है। जैसे ये हमारा वाटर है, तो वाटर ऐसे बनता है इस तरह से। अब यदि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की कितनी है? 4, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, क्लोरीन की कितनी है? नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की 3 है ना। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी। तो यार इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर है? ऑक्सीजन की ओर। एक बॉन्ड शिफ्ट होता है तो एक माइनस आता है। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग से। ये इलेक्ट्रॉन ए का है, ये इलेक्ट्रॉन बी का है। ये देखो शेयरिंग है और म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल का मतलब इक्वल शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग वाला बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग वाला बॉन्ड है, बस शेयरिंग के मैनर अलग अलग है। उसमें म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों लाओ एक एक, उसमें कोई एक ही दे रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी का बॉन्ड है। तो गौर से देखो, अब म्यूचुअल शेयरिंग है। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, किसकी ओर भाग रहे हैं? बी की ओर भाग रहे हैं। तो आप रियलिटी में देखो कि बी की ओर यदि 2 इलेक्ट्रॉन भगे, उसमें से बी ने गेन कितने किए? एक तो खुद का है, एक ही तो उसकी ओर आ रहा है, एक तो खुद का है ना। अब मेरे ऊपर कोई भी चार्ज आएगा तो खुद के पैसे से थोड़ी आएगा भाई, सिंपल सी बात है। इन्होंने 100 रुपए रखे, मैंने 100 रुपए रखे, और वो 100 रुपए मैंने ले लिए, मतलब जो म्यूचुअल आए 200 रुपए वो मैंने ले लिए। अब बताओ क्या हुआ? तो मुझे 100 रुपए गेन हुए, जबकि उठाए 200 हैं, मगर 100 तो मेरे ही थे, तो गेन तो मुझे 100 रुपए हुए ना, है कि नहीं? तो एक बॉन्ड जब शिफ्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, मगर चार्ज कितना आ रहा है? एक, क्योंकि एक उसका है और एक बाहर से आ रहा है, एक तो खुद का है। तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग में एक चार्ज आएगा, है कि नहीं? जबकि इलेक्ट्रॉन कितने? 2, मगर एक बॉन्ड की शिफ्टिंग में कितना चार्ज आएगा? एक। क्यों एक आएगा, बात समझ रहे हो? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खुद का है। तो जब एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें दूसरे से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से मेरी ओर आ रहा है। मिल रहा है तो माइनस, दे रहे हैं तो प्लस, रूल तो वही है। मिल रहा है तो माइनस, दे रहे हैं तो प्लस। हमने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मेरे पास माइनस चार्ज आएगा, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारे पास प्लस चार्ज आएगा। तो भाई देखो, इसको मिल रहा है माइनस, एक बॉन्ड है,
एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस पर प्लस क्योंकि इसका दूर जा रहा है, मिल रहा है एक माइनस इस पर। अब डिफिनीशन क्या है, किसी भी एटम पे जो चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यदि आप चेक करो तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्योंकि मॉलिक्यूल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, वो एटम की होती है, चाहे वो फ्री स्टेट में हो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में, है ना। बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा और बता दीजिए, मैंने कहा ठीक है यार और ज्ञान की बातें कर लेते हैं, H2O2 की बात करते हैं। तो यार H2O2 ऐसे होता है। अब यहां पर भी हम लोग शिफ्टिंग देखते हैं, तो ये इधर शिफ्टिंग हुई +1 -1, ये इधर शिफ्टिंग हुई -1 +1। शिफ्टिंग क्यों हो रही है ये तो समझ ही रहे हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर शिफ्ट कर रहा है, ये आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ ही रखा है। अब ये सेम एटम है, तो सेम एटम में पावर सेम है तो कहीं नहीं जाएंगे, उनकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, वो शिफ्ट ही नहीं करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। अब जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +1 -1 -1 +1। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, है ना। देख लो आप, बच्चों ने कहा ठीक है सर और बताइए। इमेजिनरी का मतलब यही है, आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज कैसे पॉसिबल है, माइनस चार्ज तो तब आएगा जब पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं किया आपने, इसका मतलब -1 क्या दिखा रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग को दिखा रहा है, रियलिटी में ऐसा कोई चार्ज उसके पास आएगा ही नहीं, है ना। तो ये इमेजिनरी चार्ज है, मगर ये रियल चार्ज है कि प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। हाँ बेटा पूछो। नहीं, अलग अलग चीज है, फॉर्मल चार्ज ऐसे नहीं निकाला जाता है ना। हाँ, मगर उसको निकालने के तरीके अलग है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसे है। अब जैसे देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन, अब इसका ये आया O2, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा भाई हमारे पास तो यही रूल है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, इसके ऊपर कितना चार्ज आया, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या आ गई, 0 आ गई, इसमें क्या आ गई, 0 आ गई। अब जरा हाइड्रोजन चेक करो, आपका क्वेश्चन आ रहा है बेटा, है ना। अब जरा हाइड्रोजन चेक करो, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ हाइड्रोजन की, 0 0, क्लियर है। अब गौर समझो, फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कराने के लिए लाया जाता है कि यदि कोई एटम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, वहां ऑक्टेट रूल बेस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्टेट रूल का कोई लेने देना नहीं है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ये बताता है कि जो उसके पास बॉन्ड प्रेजेंट है उनकी शिफ्टिंग की वजह से कितना चार्ज आ रहा होगा, बस ये बताता है। फॉर्मल चार्ज के हिसाब से, सॉरी, PCl5 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कराता है कि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने चार्ज का लेना देना होगा, ठीक है। मगर PCl5 के ऊपर कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, और PCl5 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5, जबकि वहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। तो फॉर्मल चार्ज हेडिंग ऑक्टेट रूल को बेस बना के रखी गई है कि यदि कोई एटम ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है या कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका ऑक्टेट रूल से कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ इस बात से लेने देना है कि वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट है
उस फॉर्म में उसके पास कितना रियल और इमेजिनरी चार्ज है ना। दोनों में ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी बहुत है, 90% तक सिमिलरिटी दिखती है, मगर डिफरेंसेस है। नहीं तो डिट्टो सिमिलर हो, सेम हो, तो दो हेडिंग रखी क्यों जाए, है ना। तो जरा देखो, अब मैंने इतनी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, इसके पीछे रीजन क्या है जरा समझना। ऑक्सीजन की यहां -2, ऑक्सीजन की यहां -1, ऑक्सीजन की यहां 0, हाइड्रोजन की यहां +1, हाइड्रोजन की यहां 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल टर्म है। उसी ऑक्सीजन की -1, उसी ऑक्सीजन की -2, उसी ऑक्सीजन की 0, एटम तो वही है। उसी हाइड्रोजन की +1, उसी हाइड्रोजन की 0, एटम तो वही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल टर्म है। आप इसको याद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल टर्म है ना। तो इसको आप याद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है कॉम्बिनेशन पे, कि आपने किसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन किया है। आपने यहां पर कॉम्बिनेशन अलग स्टाइल से किया तो -2 निकली, यहां पर कॉम्बिनेशन अलग स्टाइल से -1 निकली, और यहां पर कॉम्बिनेशन अलग स्टाइल से 0 निकल आई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक वेरिएबल टर्म है जो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब थोड़ी साइंस चिपका देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक वेरिएबल टर्म है जो किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो एटम उस मॉलिक्यूल में कैसे अरेंज है। तो अब इस डिफिनीशन के पॉइंटर, ठीक है, तो पॉइंटर इधर लिख रहा हूं, मतलब मेन पॉइंट क्या क्या है। तो पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल टर्म है, ठीक है, किसी की कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल टर्म है। दूसरा, डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल में उस एटम का क्या अरेंजमेंट है, उस पर डिपेंड करती है। और ये हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चन करके दिखाए। जैसे इस पॉइंट को जब मैं लिखूं तो समझाने में दिक्कत ना आए। आपने खुद देखा कि हर एक में उसकी अलग अलग निकल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई न्यूट्रल एटम है या सेम एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0। देख लो, सेम एटम से बना है, 0 आई। न्यूट्रल एटम है, 0 आई, क्योंकि सेम एटम से बना होगा तो शिफ्टिंग होगी नहीं। और यदि न्यूट्रल एटम है तो उसके ऊपर चार्ज ही 0 है। तो आप सेम एटम से बने मॉलिक्यूल में ऐसे ही 0 लिख देंगे, हम देखेंगे कुछ नहीं। कोई कह रहा है P4 में फास्फोरस की बताओ 0, S8 में फास्फोरस की बताओ 0, Cl2 में Cl की बताओ 0, ठीक है, छाप देंगे बस ऐसे ही। O3 में ऑक्सीजन की बताओ 0, O2 में ऑक्सीजन की बताओ 0, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की बताओ 0। अब हमें देखना नहीं है, सीधा N2 में नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस है ना, उसमें बताओ 0। तो सेम एटम से मॉलिक्यूल बना है या सिर्फ एक एटम लिखा है तो बस 0 छापो। अब उसमें हम कैलकुलेट वाला बवाल नहीं करेंगे, ठीक है। रीजन क्या है वो समझा दिया है। सेम एटम से बना होगा तो बॉन्ड शिफ्ट नहीं होंगे, तो जब बॉन्ड नहीं शिफ्ट होंगे तो चार्ज आएगा ही नहीं, और चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट अब जरा समझिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने कहा सर आपने देखो पढ़ाया है, ठीक है, समझ में आ गया, ये भी ठीक है, मगर आपने एक बवाल किया है। आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में फिगर बनाया है और शिफ्टिंग दिखाई है। अब फिगर बना के आपने शिफ्टिंग दिखा दी, इसका मतलब फिगर बनाना पड़ेगा। अब हमें कैसे फिगर याद रहेंगे? हजारों लाखों फिगर है, आपको भी कैसे याद रहेंगे, हमें भी कैसे याद रहेंगे, दोनों की प्रॉब्लम है। बस हमारी प्रॉब्लम मान लो वो 20% है, तुम्हारी वो 40% है। क्यों? हमारे मुझे मान लो 10-12 हजार फिगर याद है, तुम्हें 2-3 हजार फिगर याद है, मगर यार दोनों की प्रॉब्लम है, क्योंकि फिगर तो करोड़ों है। तो ये हुआ कि यार इसको मैनेज करने का कोई तरीका बताओ। तो देखो इसका मैथमेटिकल तरीका बताया गया, क्योंकि नंबर निकलना है।
तो एक मैथमेटिकल तरीका ये बताया गया, गौर सुनिए, कि आप क्या करो, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको तो कुछ मान लो, जैसे मैथ्स में माना जाता है ना, एक्स मान लो, बाकी सबकी अपनी तरफ से रख दो, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यू निकल आएगी। तो जरा देखो ये अप्रोच कैसे लगाई जाती है, अब मैं ये समझाता हूं। जैसे कहीं ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आप अपनी तरफ से कितनी डालोगे, हमेशा +1। ग्रुप नंबर 1 का कोई एलिमेंट मिल जाए, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन सब की क्या डालोगे, +1। अच्छा मान लो कोई ग्रुप नंबर 2 है, तो +2 डाल दोगे। कोई ग्रुप नंबर 3 है, तो +3 डाल दोगे। कोई ग्रुप नंबर 5 है, 5 से उल्टा चालू कर दो, -3 डाल दोगे। ग्रुप नंबर 6 है, 6, इसको 15 कर देता हूं यार, ये पुराने जमाने के हिसाब से लिख रहा हूं, 3 मतलब 13, 1 2 के बाद सीधा 13 आता है ना। तो ग्रुप नंबर 13 है तो +3, ग्रुप नंबर 15 है -3, ग्रुप नंबर 16 है -2, ग्रुप नंबर 17 है -1 डाल दिया। अब ग्रुप नंबर 14 है, 14 छूट नहीं गया है, अब लिखूंगा +4। जैसे मान लो कहीं कार्बन की डालने की जरूरत पड़ जाए, वैसे तो कार्बन की हमेशा निकालनी होती है, मगर पड़ जाएगी तो हम +4 डाल देंगे, ठीक है, कि +4 डाल दिए। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कभी भी हमको अपनी तरफ से ऑक्सीडेशन नंबर डालनी है तो ये डालनी है, अपनी तरफ से ऑक्सीडेशन नंबर डालनी है तो ये डालनी है, ठीक है। क्या हमें कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर अपनी तरफ से डालनी है तो ये डालनी है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब देखो आपने दो अपोजिट बातें एक साथ लिख दी हैं। आपने कहा कि यही वेरिएबल है और वहां वैल्यू फिक्स करके बैठ गए हो कि ग्रुप नंबर 1 आएगा तो +1 डाल देना, ग्रुप नंबर 2 आए तो +2 डाल दो, है ना। तो अब हमें मैथमेटिकल अप्रोच के साथ निकालना है, क्योंकि फिगर हमें जानते नहीं है, तो एक अप्रोच है ये। तो आपको अपनी तरफ से डालनी है, हमेशा यही डालनी है, ध्यान रखिएगा। मगर ये एक अप्रोच है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, मगर 98% केस में सेम चलेगा, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। आप यही वैल्यू हमेशा डालोगे, ठीक है, जो भी लिख दी। ग्रुप नंबर 1 के लिए 1, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 15 के लिए -3, 16 के लिए -2, 17 के लिए -1। अच्छा अब इसके बाद जरा देखो कुछ नोट, देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनी कंपाउंड +6। देखो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, इससे ज्यादा यदि कहीं आ भी रही है तो इसका मतलब वहां पे मैथमेटिकल अप्रोच गलत लग गई है। आप आंसर +6 छापिएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता है, ठीक है। तो जब भी कहीं 6 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप हमेशा 6 डालो। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन भी अभी करेंगे, जैसे ये देखो, ध्यान दो सब लोग, मार्शल एसिड H2H2O8, तो मार्शल एसिड में मैंने निकाली, देखिए आप लोग, इसको मैंने क्या किया, X माना, है कि नहीं। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 0। भाई हमारा क्या है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम यहां लिखा है, क्यों, आपने कहा एटम के ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, ऊपर कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब इन जब सभी के चार्ज का सम 0 हो रहा होगा, तभी तो ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो सभी ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है, 0। तो अब आपको सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर को आपने X मान लिया, तो 2X, क्योंकि एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो एक एटम की होती है, तो 2 एटम है ना, एक एटम की X तो 2 एटम की 2X। अब हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है, तो +1 डाल दी, बाकी सबकी आप अपने आप से डालोगे। ऑक्सीजन क्या है, 16 ग्रुप का है, तो -2 डाल दी। अब आपने सॉल्व किया,
तो देखो ये आ गया 8 दूनी 16 और 2 कम हो गया 14, 2 से डिवाइड कर दिया 7, तो इसमें कितनी निकली 7, मगर हम कितना सही आंसर टिक करेंगे 6, क्योंकि सल्फर की +6 से ज्यादा होती नहीं है। क्या गलती हुई है? मैंने कहा ये जो फॉर्म है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये अप्रोच है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। 99% केसों में सही चलेगा मगर गलत भी चलेगा। तो जहां गलत कर रहा होगा वहां का मैं पहले से ही पॉइंट आपको बना के दे रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर भी मिल जाए 6 से बड़ी मिल जाए तो हमेशा 6 टिक कर दो, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, सही समय आने पर उस बात को भी एक्सप्लेन करूंगा जब किसी एग्जाम्पल को करा रहा हूँ। तो क्या हुआ, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। यदि +6 से ज्यादा आंसर आ रहा है इसका मतलब वो आंसर गलत निकला है। हम आंसर कितना टिक करेंगे 6 ही टिक करेंगे। अब अगला पॉइंट समझो, आपने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की प्रॉपर्टी है। अब यदि किसी एटम मॉलिक्यूल के ऊपर या आयन के ऊपर कोई चार्ज है वो बताता क्या है? यदि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है वो ये बताता है कि उसके अंदर जितने भी एटम है उन सभी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके ऊपर लिखा होता है। यदि किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उनका सम 0 है, और यदि किसी के ऊपर कुछ लिखा है -2 -1 +1 इसका मतलब उनका सम क्या है +1 है, उनका सम क्या है -2 है। तो देखो जरा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all atom in molecule या आयन कोई भी आयन हो is equal to its चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज होता है। मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं होगा, आयन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा, +1 होगा तो +1 के बराबर, -1 होगा तो -1 के बराबर। तो सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस मॉलिक्यूल उस आयन के चार्ज के बराबर होता है। यदि वो न्यूट्रल है तो चार्ज 0 है तो 0 के बराबर होगा, +1 है तो +1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात को मैं जरा थोड़ा करके दिखाता हूं। जैसे देखो ये वाटर है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम और ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर है। अब ये सल्फेट है, इस पे कितना है -2, इसका मतलब इसके अंदर जितने एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 के बराबर है। अब यदि आप ऐसा लिखते हो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 के बराबर है, ये कहा जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। रूल मैंने बता दिए, अब कैसे करते हैं देखो, और फिर ये वाले एग्जाम्पल पे भी वापस आएंगे। जैसे किसी ने कहा यार KMnO4 में हम उनकी पहले निकालना है जो हमें बार बार निकालने को आएंगे। KMnO4 में Mn की निकालो, तो मैंने कहा ठीक है, जिसकी निकालनी है उसको क्या मानना है X, बाकी सबकी वैल्यू खुद रखने की जिम्मेदारी है कि नहीं। और बराबर कितना लगाना है 0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो अब हम लोग ने किया, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है +1, इसको X मान लिया। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है -2 बराबर 0, X इक्वल टू आ गया +7। ये देखो हमारे गया। किसी ने कहा यार जरा K2Cr2O7 में Cr2 की निकाल के बताओ, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं उसकी निकालनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है +1 × 2, ये X मान लिया, और ये 16 ग्रुप का है -2, तो हमने सॉल्व किया +6 आ गया। ये देखिए, फिर मैंने कहा ठीक है यार और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल की और निकाल दी, जैसे ये देखो, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, Na2H2O3। अब इसमें सल्फर की निकाली,
सोडियम प्लस फर्स्ट ग्रुप का है +2, सल्फर की निकालनी है 2x, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है -2 बराबर 0। तो ये आ गया 2 + 2x - 6 बराबर 0। तो x इक्वल टू आ गया +2। ये देखिए, फिर मैंने कहा यार जरा इसकी निकाल के दिखा दो, K2Cr2O7 2 निगेटिव। अब इसमें क्रोनियम की निकालो, जिसकी निकालना है उसको x, ये 16 ग्रुप का है -2 बराबर -2। क्यों? सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना लिखा है? -2 लिखा है। बात समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है। इसी तरह मैंने कहा यार इसकी निकाल दो, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो मैंने कहा नाइट्रोजन की निकाल दो, तो आपने नाइट्रोजन की निकाली, इसको x मान लिया। हाइड्रोजन क्या है? +1 बराबर +1। तो क्या आ गया? माइनस। सही है। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है, कुछ और बताइए। मैंने कहा कुछ और बताता हूं। अब जरा देखो, यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा लिखा है, वैसे आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखो, अब जरा देखो, मुझसे कहा जा रहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो मैंने कहा निकाल देंगे यार। अब इसमें क्या है, थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, गौर समझो। आपने क्या कहा कि किसी भी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ऊपर लिखा होता है। आपने क्या कहा, किसी ऑक्सीडेशन नंबर का सम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ऊपर लिखा है 0 मगर लिखा है। तो यदि ऐसा है तो आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल का सम डाल दो। ओवरऑल निकालना तो सबका सम ही है ना। तो जब हमें 3-4 एटम का सम पता है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट डाल दें, हम मेहनत क्यों करें भाई। हमें सबका सम निकालना है। जैसे मैं कहूं इसका निकालो, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, इसको x, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इसका सम बराबर 0। यही तो लिखना चाहते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार जब हमें 2-4 एटम का सम डायरेक्ट पता है, तो हम अलग अलग क्यों लिखें। जैसे हमें ये पता है कि नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का सम 0 है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है। तो अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, तो वो क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है। तो हम डायरेक्ट सम डाल देते हैं ना, क्योंकि इसका सम तो हमें पहले से पता है। जैसे वाटर का सम क्या है? 0। वो उसने खुद बता रखा है कि भाई वाटर के जो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलके इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट 0 डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, रूल वही है, +1, ये x हो गया। अब इसका सम हमें पहले से पता है 0, इसका सम भी हमें पहले से पता है 0, और इसका क्या होता है? -1। अब इसको इधर उधर कर लो, +1 आ गई कॉपर की। तो ये तो और इजी है, न्यूट्रल है तो चिपका दिया। अब मान लो ऐसे दिया होता, देखो इसी को फिर भी लिख देता हूं, ये हमें ऐसे दिया है, ये देखिए, ये देखो, तो मैंने कहा ठीक है यार, जब मॉलिक्यूल बड़ा हो तो हर एटम की मत डालो, या तो आयन की डालो या मॉलिक्यूल की डालो। जैसे देखो, रूल वही है, मगर फर्स्ट ग्रुप है +1। हाँ बेटे, वो Cl2 का रिप्रेजेंटेशन अलग है। वो Cl2 का मतलब है 2Cl निगेटिव आयन, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं लिखा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म की वजह से वो आपको Cl2 दिख रहा है। एक्चुअल में ये लिखा है Cl आयन, 2 Cl आयन है ना, 2 Cl आयन है। इसको बहुत अच्छे से, ये कंफ्यूजन आना जायजमी है, कोई गलत बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट ये करना चाहिए था। जब आप ब्रैकेट लगा दोगे तो इससे ये पता चलता है कि Cl2 है
है ना। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, मगर जल्दी जल्दी में हम लोग रिप्रेजेंटेशन में Cl2 लिख देते हैं, NO2 का होल ट्वाइस लिख देते हैं। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये लिख दिया है, तो आपने क्वेश्चन सही पूछा है। देखो ये आया, अब ये न्यूट्रल है तो मैंने इसकी बाई 0 डाल दी। अब सल्फेट की हमें पता है, अब मैं सल्फर की डालूं, 4 ऑक्सीजन की डालूं, मिलके सल्फेट बना, तो अलग अलग क्यों डालूं जब हमें बता रखा है आपने कि सल्फर और 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 है। तो हमें तो डायरेक्ट सम पता है पहले से, तो मैंने डायरेक्ट से डाल दिया कि इन सब का सम -2 है। तो ये क्या आ गया, 2 कोबाल्ट की +2 आ गई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी उसमें पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यदि पढ़ा दिया गया होगा तो पढ़ा दिया गया है, और यदि पढ़ाना बाकी तो अभी पढ़ाया जाएगा। हमने तो बस 1-2 इसलिए बताए हैं कि हाँ अभी हमारे में कहीं आ जाए तो आप निकाल लो, मेनली वो उसी में बताए जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस हैं, और भी केस हैं कि जैसे लेगेंड के बेसिस पे भी फंसाया जाएगा, तो लीगेंड वाला काम तो वहीं चल रहा है। अच्छा देखो ये हुआ, तो हम लोग कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यदि कहीं निकालने को आएगी तो हम कैसे निकालेंगे, रूल आपको बता दिया है कि आपको इस तरह से बतानी। अब ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ये जो एक्स मेथड है ये कोई मेथड नहीं है, फिर से बता रहा हूं कोई रियल मेथड नहीं है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए। 99% केसों में सही चलेगा, और यही आपको भी लगाना है, यही हमें भी लगाना है, हम भी यही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको भी क्वेश्चनों में यही लगाना है। कहां पे गड़बड़ कर सकता है वो एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूं, कहां पे गड़बड़ कर सकता है वो एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूं। जैसे मान लो वो आए तो आप कर पाओ, और एनसीईआरटी के आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ भी मॉलिक्यूल बन सकता है ना यार, फिर तुम तो छोड़ो हम भी फंस सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी देगा कि कोई सॉल्व ही ना कर पाए। तो जरा देखो, अब ये गड़बड़ कहां करता है, जहां पर भी परऑक्साइड बॉन्ड है, एक तो वहां करता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, नाम पता है इसका, देखो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने परऑक्साइड लिंकेज कर दिया है, तो इसको परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या कोरोज एसिड भी कहते हैं, CaROS। अब जरा देखो यहां पर, यदि मैं एक्स मेथड लगाता हूं तो 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा ना समझ में आए तो। मगर मैंने पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कहीं पर भी 6 से ज्यादा है तो 6 लगा दो, मगर ये गलत निकला है, आप समझ रहे हो, है ना। अब गलत क्यों निकला है उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। आप बॉन्ड की शिफ्टिंग कराओ, -1 कुछ नहीं, ठीक है, -1 +1, ये इधर शिफ्ट हुआ, +1 -1, 2 इधर शिफ्ट हुए, -2 +2, 2 इधर शिफ्ट हुए, -2 +2, एक इधर शिफ्ट हुआ, -1। अब देखिए गौर से, सल्फर का सम आ गया 6, तो सल्फर की हो गई +6, इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -2, इस ऑक्सीजन की -2, इस ऑक्सीजन की -2। तो आप देखो 3 ऑक्सीजन की -2 है और 2 ऑक्सीजन की -1 है, और तुमने यहां क्या किया है, पांचों के पांचों ऑक्सीजन की -2 डाल दिया, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है, और कोई बात नहीं है। मगर ये बात हमको कैसे पता चलेगी, कोई सपने तो आएंगे नहीं कि हरी चटनी का आया नहीं कि सब पता, इतना नॉलेज तो हम लोगों को है नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन -1 वाला है, कौन सा ऑक्सीजन -2 वाला है, हमें नहीं पता चलेगा। हमें तभी पता चलेगा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब हम स्ट्रक्चर जानते ही होंगे तो एक्स मेथड लगाएंगे ही क्यों, वो तो एक हाइपोथेटिकल मेथड है। तो ऐसी चीजों को पता लगाने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया है कि यदि सल्फर की कहीं पर भी 6 से ज्यादा निकले, आप 6 डाल दो। क्यों, क्योंकि 6 से ज्यादा निकलने का मतलब एक ही है कि उसके पास परऑक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज नोन एज परऑक्साइड लिंकेज, इसका मतलब उसके पास परऑक्साइड लिंकेज है, जिसकी वजह से आपने गलती कर दी है, -1 डालनी थी, वहां आपने -2 डाल दी। तो अपने को क्या है, फिगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अपना तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे ही 8 आया तुम समझ गए 6 छापोगे, फिगर आए या ना आए, वो तो मैं रियलिटी करके दिखा रहा था कि रियल में हुआ क्या है।
नहीं तो आपको तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब भी कहीं पर 6 से ज्यादा आए तो तुम बस 6 ही छाप देना। वो आंसर गलत निकला है, क्यों गलत निकला है वो बता रहा था मैं कि यार मैथ तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व की है, फिर गलत क्यों निकला है। गलत निकलने के पीछे ये रीजन है, गलत निकलने के पीछे ये रीजन है। जैसे ये देखो बटरफ्लाई फिगर CRO5, ये देखिए। अब CRO5 में एक्स मेथड से निकालो, तो जब आप एक्स मेथड को यूज करते हो तो भाई ये हो गया एक्स और ये हो गया 10 बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया +10। और यहां पर चेक करो बॉन्ड में, यदि हम बॉन्ड में चेक करें तो भाई 2 इधर गए +2। अब ये देखो मेटल है -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो क्रोनियम की टोटल +6 आ रही है, ऑक्सीजन की -1 -1 -1, 4 की -1 और 1 की -2, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से 10 नहीं आ रही है, +6 आ रही है। तो क्रोनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है। आप लोगों को डी ब्लॉक में ये बताया गया है कि जो 3D सीरीज है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो 4D सीरीज है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। ऑक्सीयम उसी में आएगा, है ना, OS उसकी +8 है। पूरे डी ब्लॉक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8, 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, 4D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8, 5D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8। तो क्वेश्चन को पकड़ के रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है डी ब्लॉक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ +8, 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो +7, फिर +8 नहीं छाप सकते हो, ठीक है। तो वो तो वहां पे है, अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि वहां पर ये फिगर डिस्कस किया जाता है। डी ब्लॉक में वो रिएक्शन आती है ना KMnO4 वाली, K2Cr2O7 के H2O2 से कराया तो ये बना। तो देखो ये क्या है +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, जबकि एक्स मेथड से निकाला तो 10 निकल के आई, मगर रियलिटी में कितनी है +6। तो एक दो जो मॉलिक्यूल फंसेंगे वो सल्फर के फंसेंगे, उसमें मैंने पहली बता दी है, ज्यादा है बस +6 छाप दो। क्रोनियम का फंसा मैंने आपको बता दी है +6, आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा अब जरा देखो बच्चों ने कहा ठीक है, बच्चों ने कहा सर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराओ प्रिंटेड वाले। हाँ सी यहां पे कह रहे हो इसमें, हाँ H2SO5 में, हाँ नहीं नहीं ये -1 ये +1 होगा, हाँ +1 होगा, मैंने बस दिखाया नहीं है ना, क्योंकि भाई ये इधर गया तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो +1 यहां पर भी होगा +1 यहां पर भी होगा, बस हाइड्रोजन का +1 दिखाया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी, है ना, वहां मैंने लिख दिया। तो आपने बिल्कुल सही पूछा है। अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन को करो, आंसर बताओ जल्दी से सब लोग। ए बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए हाँ अब देखो एसिड क्या है, सेम एटम से मिलके बना है 0, तो जब 0 आई तो हम सबसे पहले उसी को निपटाते हैं, इन दोनों में से कोई। फिर कौन है S2F2, तो भाई को मैंने क्या माना X, ये -2 0 क्या आया +1, दोनों में +1 है, काम बनेगा नहीं। तो मुझे ये चेक ही नहीं करना चाहिए था, जैसे पेपर कर रहे हैं तो इसको चेक ही ना करते, सीधा दूसरा वाला चेक कर लेते H2S। तो ये क्या है फर्स्ट ग्रुप का है तो +2, मतलब एक की +1 दो की +2, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू
तो -2 वाला ये है। सही है, कर पा रहे हो? अच्छा, तुमने जिद की कि ऐसा थोड़ी होता है। और चाहिए क्वेश्चन? ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन एसिड। तो सल्फर 16 ग्रुप का है, तो वैलेंसी तो 2 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर सेम एटम से बना है 0। फिर तुमने कहा नहीं और करेंगे। among the following the species in which the oxidation number of an element is +6। तो देखो +6 किसमें होगी, निकालते हैं। देखिए यहां तो +7 आएगी, आप निकालो। -8 बराबर में -1 लिखा होगा, उधर गया +7, है ना। यहां पे +4 है। अब देखो आप नाइट्रोजन और CN की मत डालो, इस पूरे के ऊपर -1 होता है, तो भाई X हो गया, ठीक है। और ये क्या है, -1 और बराबर -3, तो X इक्वल टू +3 आ गया। अब ये देखो ऑक्सीजन -2, X -2 डालोगे और -1 डालोगे बराबर 0, तो ये कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट डी ब्लॉक। जब क्या करोगे, K2Cr2O7 की रिएक्शन आपने कराई है ना, ऐसे किसी सॉल्ट के साथ जिसके पास Cl आयन है, जैसे NaCl KCl बेसिक मीडियम में, तो CrO2 Cl2 की फॉर्मेशन होता है, ब्राउन कलर की फ्यूम बनती है। NaOH के पास कराने पर सोडियम क्रोमेट का येलो सोल्यूशन बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट डी ब्लॉक, वही है वो CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। कितनी आ रही है, +6। अच्छा हाँ बेटे, 1 मिनट उसका डाउट तो सुन ले। S8 है, S8 कैसा फिगर होता है, क्राउन फिगर होता है ना, तो इसमें कितनी बैलेंसी आ रही, 2 ही तो आ रही है। 1 सल्फर की, ये देखो 1 2 है ना। लो एक और कर दो, अच्छा इसी बात पे करिए करिए। बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैव बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। हाँ हाँ हो सकता है, मुझे थोड़ी पता है, आप लोग सही आंसर बताओ। देखो इसमें तो भाई +2 आ गई, इसमें -½ आ गई, ऑक्सीजन की निकालनी है, इसमें -1 आ गई, इसमें 0 आ गई। अब पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन है, ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा कहीं लिखा है, गलत ऑप्शन कैसे है। अच्छा सही है, जैसे निकालते हैं देखो, KO2 इसकी निकालनी है, X मान ली, और ये कहां का है, फर्स्ट ग्रुप का, तो यार +1 रख दी, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है ना, वही रूल है। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, अब एक और ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग सेम है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे। हाँ पूछो, कुछ पूछना है। हाँ बी, बी कहां है, सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना, X, इसकी रख दी 2 × 1, और ये 2X बराबर 0, सही है। अच्छा
ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गौर समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन में आए तो लगभग एक जैसा होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। गौर सुन लीजिए, पहले आवाज नहीं करो यार। देखो एक मॉलिक्यूल में बनाता हूं, आपको मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा C3O2, मैंने कहा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो तुमने कहा भाई 3x - 4 बराबर 0, x बराबर, तो कार्बन की कितनी निकली, ये निकली। फिर मैंने इसका फिगर बना दिया, अब मैंने कहा यार चलो इसकी निकालते हैं, तो ये तो -2, 2 बॉन्ड इधर आए +2, 2 बॉन्ड इधर गए -2 +2, अब इसकी कितनी 0, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, सेम एटम है, तो शिफ्टिंग तो होगी नहीं। तो आपने पूछा था कार्बन की ऑक्सीडेशन बताओ, तो कार्बन की जरा देखो यहां पे क्या निकल रही है, +2 निकल रही है, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहा हूं, इसको 3, तो 1 वाले की 2, 2 वाले की 0 और 3 वाले की 2। आपने जो निकाली है उनमें से तो कोई निकली नहीं, आपने निकाली है 4/3, और यहां क्या है +2 और 0 है कि नहीं, देखो। तो गौर समझिए, जब किसी के पास एक से ज्यादा एटम है, गौर सुनिएगा, जब किसी के पास एक से ज्यादा एटम है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर उस एटम की, ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम की अलग अलग हो सकती है। इसका एग्जांपल मैं बहुत सिंपल फॉर्म में देता हूं, मेरे पास 10 रुपए, ठीक है, तो मेरा एवरेज बताओ, तो जब एक ही बंदा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका एवरेज, वो सब सेम ही है। मेरे पास 10 रुपए है, एवरेज बताओ, तो तुम कहोगे यार ये क्या बात है, 10 ही रुपए है, तो 10 ही एवरेज है, 10 ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, चाहे जो बोल लो आप। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास 10 रुपए है, इनके पास 20 रुपए है, अब एवरेज बताओ, तो 15 आया, मगर वो 15 ना तो इनके पास है ना मेरे पास 10 है, इनके पास 20 है, 15 तो किसी के पास है ही नहीं, मगर वो एवरेज है, मगर वो क्या है, एवरेज। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 10, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 20, और 15 क्या है एवरेज, जो किसी के पास है ही नहीं। तो जो एक्स मेथड है वो एवरेज निकालता है, क्योंकि मैथ्स लगी है ना, वो एवरेज निकाल के देखा। अब देखो इन दोनों का एवरेज निकालो, सबका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4, और कितने एटम में बचेगी 3 में, +2 +2 +4, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और कितने एटम में बटनी है, 3 एटम है कार्बन के, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज देखो वही आया। तो ये जो एक्स मेथड होता है वो एवरेज निकालता है हमेशा, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में एक ही एटम है, तो एवरेज निकालो या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑक्सीडेशन नंबर एक एवरेज है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑक्सीडेशन नंबर एक एवरेज है, मगर दोनों वैल्यू 99% केसों में सेम चलती हैं। क्यों, सबके पास एक एटम है, या किसी के पास 2 एटम है भी तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए, इनके पास 10 रुपए, एवरेज बताओ 10 ही आएगा। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, 2 एटम है, मॉलिक्यूल में 2 एटम है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो एवरेज भी 6 आएगा, तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू और एवरेज में फर्क नहीं दिखेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज में तभी फर्क दिखेगा जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, एक से ज्यादा एटम हो और साथ साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग हो। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, इसलिए 99% केसों में दोनों एक जैसा चलते हैं और क्वेश्चन में भी फर्क नहीं किया जाता है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो भी वही आंसर निकाल के दो, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो भी वही आंसर निकाल के दो, मगर 2 नाम आए हैं तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना यार, है कि नहीं। तो वो दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट है, मगर 99.9% केसों में एब्सोल्यूट वैल्यू और एवरेज हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। हम बार बार आपको क्या केस दे रहे हैं, एक एटम का, तो एक एटम की एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज बराबर है।
हम बार बार आपको क्या केस दे रहे हैं, यदि दो एटम है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो भी एवरेज वही निकल के आ रहा है। जब कोई ऐसा केस आ जाएगा कि यार एक से ज्यादा एटम है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तब एवरेज अलग आएगा। जैसे ये देखो बनाया, नहीं तो आप चाहे जितना ले लो। देखो आप सबको पता है इसमें 2 कार्बन है, ऑक्जेलिक एसिड, एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज देखना सेम आएगा। देखिए आप एक्स मेथड से निकालो, +3 आ जाएगा एक्स मेथड से, आप निकाल के देखो। अब फिगर से निकालते हैं, फिगर ऑक्जेलिक एसिड का ये होता है, देखो +3 एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज दोनों सेम है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है मगर एब्सोल्यूट वैल्यू एवरेज सेम आ रहा है। तो आपको अब दिमाग में क्या डालना है, अब बताता हूं। आपसे क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे या ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, आप बस वही एक्स निकाल दिया करो, वही एक्स निकाल दिया करो, ठीक है। आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे या ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, आप वही एक्स निकालोगे। पहला पॉइंट समझ गए सब लोग? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है, ऑक्सीडेशन स्टेट एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये, यदि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि C3O2 में जो कार्बन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, क्या क्या है। इसका मतलब वो पूछ रहा है इंडिविजुअल वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है। यदि वो लिखता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2, इसका मतलब वो एक्स मेथड पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आंसर दीजिएगा। यदि मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ कार्बन इन C3O2, तो इसका मतलब +2 0 +2, क्योंकि हर एक एटम की पूछ रहा है वो, तो वो क्वेश्चन के ऊपर होगा। जैसे ये देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन B3O8, B3O8 कोई फार्मूला है, उसमें हर ब्रोमीन की वैल्यू बतानी है सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस, तो भाई इसका फिगर आना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसका फिगर आपको आना चाहिए। जो एनसीईआरटी में हो ऐसे फिगर, डरावने फिगर होंगे और 2-3 ही होंगे, मगर वही फिगर आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी के, और वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिए। एक मैंने पहले करा दिया, C3O2 भी एनसीईआरटी में समरी में, ये भी एनसीईआरटी है समरी में। तो मैंने क्या किया है, एक को एग्जाम्पल में करा दिया, एक का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे दोनों तुम्हारी कॉपी में पहुंच जाए। कोई और अचानक आ गया तो तुम तो छोड़ो, हम ही को नहीं आएगा जब हमको फिगर नहीं पता होगा, तो ऐसा कोई नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो वो वही देंगे जो आपकी सराउंडिंग में होगा, मतलब कहीं एनसीईआरटी में दिया होगा या रेगुलर होगा। हाँ, वॉल्यूम का भी करा देंगे। अब जरा देखो इसमें निकालो, तो भाई +6, 2 इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर, 6, +4 +6, तो +6 +4 +6, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, आपने मेरी बातें सुनी कहां। मैंने कहा क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए या ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए, आपको वही चीजें निकालनी है, सेम चीजें निकालनी है जैसे निकालते हो, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज ना सेट हो। आपको लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना है। वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, इस पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि 99% केसों में दोनों सेम होते हैं, तो लोग दोनों को सेम मान के चलते हैं, तो वो दोनों में कुछ भी लिख देते हैं, जबकि है बहुत बड़ा डिफरेंस, मगर वो दोनों में कुछ भी लिख देते हैं। तो आपको लैंग्वेज पकड़नी है। लैंग्वेज में क्या गया, क्या कहा गया है, सीक्वेंस इन B3O8। अब ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो कोई एक वैल्यू आएगी ना, 3 वैल्यू क्यों दे रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल पूछ रहा है, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। जैसे ये, अब देखो ऐसे जितने भी हैं जहां आप फंस सकते हो उनको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिया है, जैसे आपको टेंशन ना हो। अब जैसे इसका फिगर भी ऐसा ही है,
Na2S4O6, इसका फिगर भी अब आप निकाल लो जो कह रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सल्फर एटम इज 2.5, इसका मतलब एवरेज है, तो आप देख लो, आपको तो कर दिया है, अब कैसे करोगे आपको पता है। 5 4, अच्छा रुक जाओ यार, अभी फिगर ही आधा बना है भाई, फिगर लंबा है। 4 एटम है, ऑक्सीजन कितने हैं 6। 1 मिनट, फिगर सही करता हूं, ये गलत बना है। ऐसा फिगर होगा, हाँ भाई, 5 0 0 5, एवरेज कितना आया, टोटल 10 है, 4 एटम में बटनी है 2.5। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट Na2S4O6 इज करेक्ट, तो एवरेज 2.5 है, ऑल एटम की 2.5 नहीं है, इसका एवरेज 2.5 है ना। 2 सल्फर एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, नहीं +2 किसी की है ही नहीं। 3 सल्फर एटम +3, ये भी नहीं है। 2 सल्फर एटम +5, 2 सल्फर एटम 0। तो आप ऑप्शन से समझ जाओगे कि वो पूछ क्या रहा है। नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो या नंबर लिखो, आप जो जानते हो वही निकालो, उस पे ना जाओ कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा है या नंबर लिख रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि वो एब्सोल्यूट की बात कर रहा है या एवरेज की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। अब हाँ 2.5 गलत है, क्योंकि ऑप्शन उसने ऐसे बनाए हैं, ऑप्शन ऐसे ना होते, सिर्फ ऐसा होता 2.5 +6 +4, तो इसका मतलब वो एवरेज ही पूछ रहा है, क्योंकि एक ही वैल्यू दे रहे हो तो एवरेज ही पूछ रहे होगे। अब देखो, आपने कहा सर कोई ऐसे डरावने फिगर आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपने तो दर 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 बना दिए, तो जो फिगर आपके पास आ सकते थे वही मैंने करा दिया, जो एनसीईआरटी में दिए। ये एनसीईआरटी समरी में दिया है, ये एनसीईआरटी समरी में दिया है, और ये एक रेगुलर फिगर है जो टाइट्रेशन में आता रहता है, एनसीईआरटी में दिया है बैक एक्सरसाइज में, मॉलिक्यूल का नाम, तो मैंने उसका फिगर फिर क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हाँ बेटा, हाँ कोई फर्क नहीं है। अब आप इसको करो सब लोग, इसका तो फिगर भी दे दिया मैंने यार, चलिए इसको करिए। तो ये तो कराई दिया है, S4O6 डबल निगेटिव इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इतना, अच्छा तो आप तो कर लोगे, अभी कराया है, ठीक है, हाँ फिगर बना हुआ है। अब जरा देखिए, हाँ हाँ बस पेन रख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर आएंगे एन फैक्टर क्या है, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे। 1 मिनट सुनो, नहीं उधर वाली क्लास नहीं, हाँ कल फ्लाइट है, मगर वो तो शाम, मतलब आपकी क्लास के बाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ एमडी सर हम दोनों को जाना है, मगर आपकी क्लास का कोई लेने देना नहीं है। अच्छा हाँ मर्ज होगी कल क्लास, कल क्लास मर्ज चलेगी, क्योंकि एमडी सर को कोई क्लास लेनी है तो मर्ज करके लेंगे, तो मेरे पास एक ही क्लास आएगी, तो मैंने कहा यार किसी एक का छूटेगा, तो मैंने कहा नहीं छोड़ना नहीं है मुझे, तो ये हुआ कि मर्ज कर दो तो दोनों का हो जाएगा। 1 मिनट, कल इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट वेट, बच्चों को नहीं आती है तो जरा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। नहीं केमिस्ट्री भी मर्ज होगा, प्रॉब्लम यही है। अब प्रॉब्लम ये फंस रही है ना कि बायो मर्ज हो रही है, फिर मुझे एक क्लास तुम्हारी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास का टाइम दे रहे हैं। अब एक क्लास का टाइम दे रहे हैं तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं किसी की क्लास छोड़ू, मेरा मन है कि दोनों क्लास पढ़ाओ। अब बायो में उनका शायद 1 घंटे का कोई टॉपिक रह गया है आप लोगों का पुराना, है ना, तो वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो अब वो मर्ज कर देते हैं, तो मेरा नुकसान होता है कि मुझे एक क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, या तो आपकी छोड़ू या उनकी छोड़ू, तो दोनों तो बच्चे ही हैं, हमें दोनों में कराना है,
तो ये हुआ कि यार तुम भी मर्ज पढ़ा दो, मैं भी मर्ज पढ़ा देता हूं, तो तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी नुकसान नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये बस एक दिन होगी। हाँ मेरी मजबूरी है, मगर आप टेंशन ना लो, समझ में सब आएगा। नहीं तो फिर तुम्हारी क्लास छोड़नी पड़ेगी ना। अब क्लास का तो नुकसान नहीं कर सकता ना।